ओके जी, सो हम एंटी माइक्रोबैक्टीरियल को ही फर्दर कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको सारी बात बताई है कि एंटी माइक्रोबैक्टीरियल में हम फर्स्ट लाइन ड्रग्स पढ़ते हैं और फर्स्ट लाइन ड्रग्स में हमने 2 ड्रग्स जो हैं वो ऑलरेडी प्रीवियसली डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आइसोनाइजेट और रिफेम्पिन की कंप्लीटली बात हमने पहले कर ली है। अब हमने थर्ड ड्रग पढ़नी है जिसका नाम है एथम्ब्यूटॉल। और एथम्ब्यूटॉल के एडवर्स इफेक्ट पूछते हैं, सो इसके एडवर्स इफेक्ट जो हैं वो आपने करने हैं और उनको याद करने का आसान सा तरीका है, एथम से ई है और ई से ही है आई रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट इसके होते हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब बात है थोड़ी सी ड्रग की बात कर लेते हैं। ये एक सिंथेटिक ड्रग है, ये वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल है और ये हीट स्टेबल भी होती है। सो सिंथेटिक, वाटर सॉल्युबल और हीट स्टेबल ड्रग है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आइसोनाइजेट और रिफेम्पिन थी वो बैक्टीरियोसिडल थी, यानी वो बैक्टीरिया की डायरेक्टली माइक्रोबैक्टीरिया की डेथ कॉज करती थी, जबकि ये बैक्टीरियोस्टैटिक है। ये क्या है? बैक्टीरियोस्टैटिक है। ये बात इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी थी। दूसरी बात ये है कि ये डेवलपमेंट अगर हम इसको आइसोनाइजेट और रिफेम्पिन के साथ यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन में यूज करने का ये फायदा है कि जो रेजिस्टेंस जल्दी डेवलप हो जानी थी वो अब थोड़ी लो या थोड़ी स्लोली डेवलप होगी। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी इसका उन दोनों की तरह बहुत आसान है। पहले आप ये समझो कि हमारे पास एक होती है एम कैब जीन। ठीक है, एम कैब जीन होती है और ये एम कैब जीन कोड करती है किसके लिए? रैबिनोसाइल ट्रांसफरेज के लिए। रैबिनोसाइल ट्रांसफरेज के लिए क्या करती है? कोड करती है। रैबिनोसाइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है ये क्या करता है? ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कराता है और उस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में ये हो रहा होता है कि रैबिनोग्लाइकेन ऐड हो रहे होते हैं माइक्रोबैक्टीरियल सेल वॉल में। इसमें क्या है कि रैबिनोग्लाइकेन सब यूनिट्स ऐड होते जा रहे हैं माइक्रोबैक्टीरियल सेल वॉल में और माइक्रोबैक्टीरियल सेल वॉल बन रही है। ये है नॉर्मली एम कैप जीन है जो कोड करती है रैबिनोसाइल ट्रांसफरेज के लिए। रैबिनोसाइल ट्रांसफरेज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कराता है, जिस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में ये हो रहा है कि रैबिनोग्लाइकेन यूनिट अटैच हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, सेल वॉल बन रही है। अब जब हमने एथम्ब्यूटॉल देनी है तो ये एथम्ब्यूटॉल क्या करती है? इसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये रैबिनोसाइल ट्रांसफरेज को इनहिबिट कर देती है। जब इसको इनहिबिट कर देती है तो पॉलीमराइजेशन नहीं होनी और बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होनी। यही तो हम चाहते थे। सो हमने अपना मकसद अचीव कर लिया एथम्ब्यूटॉल की मदद से। एथम्ब्यूटॉल में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी अगर इस जीन के अंदर कोई भी ऑल्टरेशन हुई। सो इसमें ऑल्टरेशन की वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है। हम इसके फार्माकोकिनेटिक फीचर्स की बात करेंगे तो कोई इतने इंपॉर्टेंट फीचर्स नहीं है। ये ओरली वेल एब्जॉर्ब है। इसकी जो एक्सक्रीशन है वो 20% फीसेस के अंदर हो रही है और 80% यूरिन के अंदर हो रही है। फिर वो कहता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी इसका अच्छा है और ये आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को सिर्फ तब क्रॉस करेगी अगर ये ब्लड ब्रेन बैरियर इन्फ्लेम्ड होगा। और ये ब्लड ब्रेन बैरियर कब इन्फ्लेम होता है? मेनिंजाइटिस के केस में। सो अगर किसी को मेनिंजाइटिस या फिर ब्लड में ब्रेन में इन्फ्लेमेशन है तो आपने इसकी अमाउंट रिड्यूस कर देनी है, क्योंकि ये उसके सीएनएस में जाके सीएनएस टॉक्सिसिटीज कर सकती है। रीनल इम्पेयरमेंट में क्योंकि ये मेजरली 80% यूरिन में एक्सक्रीट होती है, तो अगर किसी को रीनल इम्पेयरमेंट है या किडनी का कोई इशू है तो उसमें आपने इसको बड़ी कॉशंस के साथ, बड़ी एहतियात के साथ यूज करना होगा। ठीक है, आरबीसीज के अंदर ये स्टोर होती है और इसकी जो हाफ लाइफ है वो हमारे पास 3.42 हाफ आवर्स होती है। ठीक है, 3 to 4 आवर्स जो है वो इसकी हाफ लाइफ है। क्लिनिकल यूजेस की अगर हम बात करें तो एक तो हमारे पास ये क्या है, आइसोनाइजेट और रिफेम्पिन के साथ मिला के हम यूज करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए और इसकी हाई डोजेस रिक्वायर्ड होती हैं अगर हम इसको ट्यूबरकुलोटिक मेनिंजाइटिस में यूज करेंगे। यानी ट्यूबरकुलोसिस जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या आपके ब्रेन में जाके मेनिंजाइटिस भी कॉज करता है और उसमें हमें इसकी हाई डोजेस देनी पड़ेंगी। नॉर्मली ट्यूबरकुलोसिस में हम इसकी देते हैं 15 to 25 mg पर kg पर डे डोज। ठीक है, तो उतनी ही काफी होती है। अब मैंने कहा कि इसके इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट हैं। सो एडवर्स इफेक्ट जो हैं वो है आई रिलेटेड। आई रिलेटेड क्या एडवर्स इफेक्ट है कि ये कॉज करता है रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस। ये क्या कॉज करता है? रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस करता है यार।
ब्लू मार्कर नहीं है मेरे पास। रेट्रो बल्बर न्यूराइटिस ये कॉज करता है, और उस रेट्रो बल्बर न्यूराइटिस में क्या है कि एक तो आपकी विजुअल एक्यूटी रिड्यूस हो जाती है। विजुअल एक्यूटी किसको कहते हैं? देखने की ताकत और कुव्वत को। जो हम कहते हैं ना 6/6 है, ये विजुअल एक्यूटी होती है। सो ये विजुअल एक्यूटी इसकी वजह से डिक्रीज हो जाती है, और दूसरी बात ये है कि इसकी वजह से रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। सो ये बात आपने याद रखनी है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ये ड्रग चिल्ड्रंस के अंदर, स्पेशली प्रेगनेंसी में, ये बात भी आपने याद रखनी है। सो ये हमने सारी बात की है एथम्ब्यूटॉल की। एथम्ब्यूटॉल वो थर्ड ड्रग है जिसे कंबाइन करके टीबी के पेशेंट को दिया जाता है, और पहले 2 महीने हम ज़्यादा इसको देते हैं, फिर हम बाद में आइसोनाइजिड और रिफेम्पिन को ही देना शुरू कर देते हैं। ठीक है। एमकैप जीन जो कोड करती है रैबिनोसाइल ट्रांसफरेज के लिए, ये उस रैबिनोसाइल ट्रांसफरेज को ड्रग इनहिबिट करती है। ठीक है जी। और यूं ये उसकी सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। दूसरी बात, ब्लड ब्रेन बैरियर को ये कब क्रॉस करेगी? जब इन्फ्लेमेशन होगी। देन हमने इसके एडवर्स इफेक्ट की बात की, तो इसके एडवर्स इफेक्ट आई रिलेटेड हैं कि क्या करेगी? रेट्रो बल्बर न्यूराइटिस, यानी कि ये कर सकती है यानी ये कॉज कर सकती है विजुअल एक्यूटी को डिक्रीज करती है, और रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी कर सकती है। अब हमारे पास फोर्थ ड्रग आ गई है, और अब हमने परेशान नहीं होना, चैप्टर बस बिल्कुल एंड होने वाला है। फोर्थ ड्रग हमारे पास आ गई है जिसको हम कहते हैं पायराजाइनामाइड। ठीक है। ये जो पायराजाइनामाइड है ये निकोटीन से मिलती जुलती होती है, ये बड़ी स्टेबल है, स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर में, लेकिन ये एक वीक ड्रग है। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हमारी पीएच बिल्कुल न्यूट्रल होती है तो ये उस न्यूट्रल पीएच पे काम नहीं करती। पीएच जब एसिडिक होती है तब ये बड़ी इफेक्टिव है और बड़ा एक्टिवली काम करती है। मैक्रोफेजेस के अंदर ये चली जाती है, इसीलिए हम इसको यूज करके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करते हैं, क्योंकि ट्यूबरकुलोटिक माइकोबैक्टीरिया यूजुअली मैक्रोफेजेस के अंदर ही होता है और वहीं पे रेप्लिकेट करता है। ये बड़ी इफेक्टिव है फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए। 2 मंथ्स के बाद हम यूजुअली इसको स्टॉप कर देते हैं, और क्या यूज करते हैं? रिफेम्पिन और आइसोनाइजिड। ठीक है। पहले 4 महीनों में रिफेम्पिन, आइसोनाइजिड, पायराजाइनामाइड और एथम्ब्यूटॉल यूज करते हैं 2 महीनों के लिए, और फिर अगले 4 महीनों में आइसोनाइजिड और रिफेम्पिन। आपने सुना होगा कि जो इसका टीबी का ट्रीटमेंट होता है वो 6 महीनों का होता है। 2 महीनों में 4 ड्रग्स देते हैं और 4 महीनों में 2 ड्रग्स अगले 4 महीनों में। अब बात करते हैं पायराजाइनामाइड के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, किस तरह से काम करता है। नॉर्मली हमारे पास क्या है? ये पायराजाइनामाइड है, ये हमने दे दिया। जब ये पायराजाइनामाइड देंगे तो इसके ऊपर माइकोबैक्टीरियम पायराजाइनामाइडेज एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है पैराजेनोइक एसिड में। किस में कन्वर्ट करता है? पैराजेनोइक एसिड में। और ये पैराजेनोइक एसिड माइकोबैक्टीरियम की जो सेल वॉल है उसके मेटाबॉलिक और फंक्शनल ट्रांसपोर्ट फंक्शंस के साथ इंटरेक्ट करता है, उसको डिस्टर्ब कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है और यूज की किलिंग करता है। सो ये क्या करता है? ये डिस्टर्ब करता है माइकोबैक्टीरियम सेल वॉल के मेटाबॉलिक और ट्रांसपोर्ट फंक्शन को डिसरप्ट करके मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर देता है, और यूं फिर उसकी डेथ कॉज कराता है। रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है अगर इसकी अपटेक ठीक से नहीं हुई और ये पैराजेनोइक एसिड में कन्वर्ट नहीं हुआ, या फिर इसके अंदर कोई म्यूटेशन या बैक्टीरिया ने ऑल्टरेशन कर ली है जो इसके एक्टिवेशन के लिए जरूरी था, तो रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है। अब अगली बात करेंगे इसके फार्माकोकिनेटिक फीचर्स की। तो फार्माकोकिनेटिक फीचर्स इसके भी मतलब सिंपल से ही हैं कि ये वेल एब्जॉर्ब है, ऑरल एब्जॉर्प्शन के बाद जीआईटी से वाइडली डिस्ट्रीब्यूट है, इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। इन्फ्लेम टिश्यू में, मेनिंजाइटिस में भी ये मतलब ये चला जाता है इन्फ्लेम टिश्यूज़ की तरफ, जैसे मेनिंजाइटिस में ब्रेन की तरफ जाएगा। इसकी जो हाफ लाइफ है वो 8 to 11 आवर्स है। मेटाबोलाइज होता है लिवर में, रीनली क्लियर होता है, कोई क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं है, और यूरिन में इसकी एक्सक्रीशन होती है। सो रीनल इम्पेयरमेंट के पेशेंट में इसकी हमें डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। यूजेस की अगर बात करूंगी तो फर्स्ट लाइन ड्रग है अलॉन्ग विद आइसोनाइजिड एंड रिफेम्पिन फॉर टीबी। यूजेस में हम बात करें तो ट्यूबरकुलोटिक में यूज किया जाता है एज फर्स्ट लाइन ड्रग अलॉन्ग विद आइसोनाइजिड और रिफेम्पिन। ये बातों में पता है। दूसरी बात ये है कि नॉर्मल डोजेस इसकी 40 to 50 mg होती हैं, लेकिन अगर कोई रीनल इम्पेयरमेंट का ऑलरेडी पेशेंट है तो फिर हम उसमें डोज को रिड्यूस कर देते हैं, उसमें हम इसकी डोज को 25 to 35 mg कर देते हैं। ठीक है। नॉर्मली 40 to 50 mg है, लेकिन रीनल इम्पेयरमेंट चल रही है तो फिर हम इसकी डोज को रिड्यूस कर देंगे। इसके एडवर्स इफेक्ट ऐसा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा कि ये हेपेटोटॉक्सिसिटी भी करता है। ठीक है। हेपेटोटॉक्सिसिटी भी करता है, नोजिया, वॉमिटिंग, ड्राई फीवर भी करता है, और हाइपर यूरिसीमिया भी करता है। ठीक है। ये क्या करता है? नोजिया, वॉमिटिंग और फीवर भी कॉज करता है और हाइपर यूरिसीमिया भी करता है। सही है जी।
उसके बाद कहता है कि इसको आपने कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखना है 2 कंडीशंस में, एक तो चिल्ड्रन में नहीं आपने इसको देना और दूसरा प्रेगनेंसी में इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखना है। यहाँ तक हमने बात की है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, आइसोनाइजिड की और उसके यूजेस की, फिर रिफेम्बिन की बात की, फिर हमने एथम्ब्यूटॉल की बात की और फिर पायराज़ाइनामाइड की बात की। मैं आपको रिवाइज करा दूंगी। अब आखिरी ड्रग हमारे पास रह गई है फर्स्ट लाइन एजेंट में, जो कि है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है अमाइनोग्लाइकोसाइड है और उसके अंदर भी हम पढ़ेंगे, सही है। और ये एक अमाइनोग्लाइकोसाइड है, इसको हम पढ़ेंगे वहाँ पे भी। इसको पहले बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था टीबी में, लेकिन अब इसको आइसोनाइजिड और रिफेम्पिन ने रिप्लेस कर दिया है और इसकी पेनिट्रेशन बड़ी पुअर है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस नहीं करती और दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर ट्यूबरक्लोसिस एजेंट को किल करती है। ऐसे ट्यूबरक्लोटिक एजेंट जो मैक्रोफेज के अंदर है ये पेनिट्रेट नहीं कर सकती और उनको क्रॉस नहीं करती, सो इसकी जो पेनिट्रेशन एबिलिटी है वो बड़ी पुअर है। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूँ, वैसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगी वहाँ पे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में भी, लेकिन बस ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देती है प्रोटीन सिंथेसिस को। क्या करती है? इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देती है प्रोटीन सिंथेसिस को। कैसे इनहिबिट करती है कि हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन दी तो ये जाएगी और सेल के अंदर जाएगी और सेल के अंदर जाके ये क्या करती है, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट जो 30S होता है, राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं ना, एक 50S होता है, एक 30S होता है। 30S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करके उसको इनएक्टिव कर देती है और उसमें से जो प्रोटीन की सिंथेसिस है फिर होने नहीं देती, तो प्रोटीन नहीं बनेगा, तो जाहिर माइकोबैक्टीरिया ने मर जाना है। ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। रेजिस्टेंस हो सकती है कि अगर ये स्ट्रेप्टोमाइसिन को कुछ एंजाइम बॉडी के अंदर इसके ऊपर कुछ प्रोसेसेस हो जाए, जैसे कि अगर इसके ऊपर एसिटाइलेशन हो जाए या फॉस्फोराइलेशन हो जाए या एडिनाइलेशन हो जाए तो ये इनएक्टिव हो जाएगी, या फिर ये सेल के अंदर इंटर नहीं हो सकी तो भी इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, ये काम नहीं कर सकती। ठीक है, फार्माकोकिनेटिक इसके पोरली जीआईटी से एब्जॉर्ब होती है, इसलिए इसको हम इंट्रावीनियसली या इंट्रामस्कुलरली देते हैं। हाफ लाइफ इसकी 2 to 3 आवर्स है। इन्फेक्शन और ऐसे इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में हम इसे यूज करते हैं जो दूसरी ड्रग्स को रिस्पॉन्ड ना करें, तो फिर हम स्ट्रेप्टोमाइसिन दे देते हैं। इसकी साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है, यानी हियरिंग प्रॉब्लम करती है, कान से रिलेटेड। ठीक है, उसके अलावा ये न्यूरोटॉक्सिक भी है और ये वर्टिगो वगैरह भी कॉज करती है। अब हम आ जाते हैं सेकेंड लाइन ड्रग्स के ऊपर। आई होप बच्चों आपको फर्स्ट लाइन ड्रग्स समझ आ गई होंगी, क्योंकि मैंने साथ ही साथ सारी बार बार रिपीट की हैं और रिपीट कराई हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आ गई होंगी। नहीं समझ आती तो आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड लाइन ड्रग की। सेकेंड लाइन ड्रग्स जो है, एक तो पहली बात ये कि ये लेस इफेक्टिव होती हैं और इनको हम फौरन से यूज़ भी नहीं करते। सिर्फ ये रेजिस्टेंट केसेस में यूज़ की जाती हैं, तब यूज़ की जाती हैं जब फर्स्ट लाइन एजेंट काम ना कर रहे हो या पेशेंट उनसे रेजिस्टेंट हो चुका हो। इनमें हमारे पास कौन कौन सी एजेंट्स आ जाते हैं? सबसे पहले इनमें आ जाता है पैस, इसको याद रखो, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड ये जो है ये पैबा का एनालॉग होता है, जो कि पैरा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड था। और बस आपने सिर्फ इनके नाम और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखने हैं कि ये फोलेट एंटागनिस्ट है, और फोलेट एंटागनिस्ट होने का क्या मतलब है, ये फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। और जब फॉलिक एसिड नहीं बनता तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है माइकोबैक्टीरिया को और हमारे सेल्स को भी ग्रो करने के लिए। तो जब ये उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा तो माइकोबैक्टीरिया फर्दर ग्रो नहीं करेगा। एक आपने याद रखना है पैस यानी पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। दूसरा आप लोगों ने याद रखना है सेकेंड लाइन ड्रग में एथियोनामाइड। ठीक है, एथियोनामाइड की इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये आइसोनाइजिड से मिलते जुलते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आइसोनाइजिड जैसा है। आइसोनाइजिड क्या करता था? माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करता था, सो ये भी माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। इनका मेटाबॉलिज्म बड़ा एक्सटेंसिव है। इनके साइड इफेक्ट्स हैं कि ये नोजिया, वॉमिटिंग, हिपेटोटॉक्सिसिटी, हाइपोथायरॉयडिज्म वगैरह कॉज करता है। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म और हिपेटोटॉक्सिसिटी वगैरह कॉज करता है। और कौन सी होती है सेकेंड लाइन एजेंट्स के तौर पे? तो एक उनमें आ जाती है हमारे पास साइक्लोसीरीन। ठीक है, ये इसके अंदर लिखी हुई है लिपिन में भी और कैटजन में भी। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आ जाती है साइक्लोसीरीन। ये ओरली बड़ी इफेक्टिव है और ये क्या करती है, ये डी एलानीन को डिस्टर्ब कर देती है। डी एलानीन ने माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल में लगना था, अब वो जब ये इसको डिस्टर्ब कर देती है तो ये नहीं लगेगा और यूं फर्दर इसका जो प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, साइक्लोसीरीन के अलावा हमारे पास होता है कैप्रियोमाइसिन। इनके नाम कर लो ना भी करो तो एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैप्रियोमाइसिन। कैप्रियोमाइसिन क्या करता है? इनहिबिट कर देता है प्रोटीन पेप्टाइड सिंथेटेज को और प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या यूज कर सकते हैं? उसके अलावा हम फ्लोरोक्विनोलॉन को सेकेंड लाइन एजेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। फ्लोरोक्विनोलॉन्स के अंदर जो भी एजेंट्स हैं, अमोक्सिफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन,
वगैरह, इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस वाले पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। मैक्रोलाइड्स आ जाते हैं, जिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये भी क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, और कैसे करते हैं ये भी हम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के चैप्टर में पढ़ लेंगे। सो यहाँ तक ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड लाइन एजेंट्स ड्रग थी जो कि जरा भी इम्पॉर्टेंट नहीं थी, ठीक है, मतलब इम्पॉर्टेंट क्या, सिर्फ आपको इनके नाम आने चाहिए। तो यहाँ पे हमने सारी की सारी कौन सी ड्रग्स पढ़ ली जो ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करती हैं। उसके बाद मैंने आपको कहा था तो दूसरे हमारे पास होते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। इस माइकोबैक्टीरियम लेप्राई की वजह से क्या हो जाती है, लेप्रोप्सी, ठीक है। अब लेप्रोप्सी को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास ड्रग है डेप्सोन, ठीक है। ये डेप्सोन जो है ये मोस्ट एक्टिव एजेंट है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के अगेंस्ट यूज होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सल्फोनामाइड जैसा ही होता है, यानी कि क्या करती है, फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को जाके इनहिबिट कर देती है। सो फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, सेम एज सल्फोनामाइड, लेकिन अगर इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए तो उस रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करने के लिए हम साथ में इसके कोई ना कोई कॉम्बिनेशन दे देते हैं, यानी हम इसमें क्या दे सकते हैं, रिफेम्पिन भी दे सकते हैं, या फिर रिफेम्पिन के अलावा हम इसके अंदर और क्या दे सकते हैं, क्लोफाजिमाइन, ठीक है, क्लोफाजिमाइन वगैरह देंगे तो रेजिस्टेंस का पैटर्न जो है वो इतना जल्दी डेवलप नहीं होगा। इसके अलावा वो लिखता है कि इसको ओरली भी दे सकते हैं, ये वेल पेनिट्रेट करती है टिश्यू को, इंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग होती है इसमें, यूरिन के अंदर ये एलिमिनेट हो जाती है। कॉमन एडवर्स इफेक्ट इसके जीआईटी, इरिटेशन, फीवर, स्किन रैशेस वगैरह हैं, ठीक है। और इसी का एक डिपोजिटरी फॉर्म होती है जिसको एससी डेप्सोन कहते हैं, और वो प्लाज्मा की इनहिबिटरी कंसंट्रेशन को काफी टाइम तक बढ़ा के रखता है। लेप्रोप्सी में यूज करने के अलावा जो डेप्सोन है इसको अल्टरनेटिवली यूज किया जा सकता है न्यूमोसिस्टाइटिस जिरोफिसाई नमूनिया में भी, ठीक है। न्यूमोसिस्टाइटिस जिरोफिसाई नमूनिया जो कि एड्स पेशेंट में होता है, तो उसमें भी अल्टरनेटिव एड पेशेंट से एक और एमसीक्यू याद आया है, मैं आपको बताती हूँ। सो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डेप्सोन को अल्टरनेटिवली यूज करते हैं। अच्छा, अब माइकोबैक्टीरियम लेप्राई की वजह से होने वाली लेप्रोप्सी में डेप्सोन यूज किया जा सकता है, एसपी डेप्सोन यूज किया जा सकता है, और साथ में रिफेम्पिन या क्लोफेजामाइन को भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि लेप्रोप्सी के अलावा कुछ नॉन ट्यूबरकुलोटिक इन्फेक्शंस भी होते हैं, तो वो कहता है जो नॉन ट्यूबरकुलोटिक इन्फेक्शंस हैं वो हमारे पास किसकी वजह से होते हैं, माइकोबैक्टीरियम ईवियम कॉम्प्लेक्स की वजह से। तो इनको ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इनको ट्रीट करने के लिए हम मैक्रोलाइड्स देते हैं, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन या क्लेरिथ्रोमाइसिन वगैरह, सही है। तो ये बातें जो है उन्होंने कैडजन के अंदर लिखी हुई। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो मुझे याद आ गया वो ये कि आपके पास ना रिफेम्पिन के टॉपिक से आपने एक चीज याद रखनी है कि रिफेम्पिन की दो और आगे फर्दर क्लास से बिलोंग करती हैं, उनमें हमारे पास आ जाती है राइफाब्यूटिन, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट आ जाती है, राइफाब्यूटिन। एक चीज आपने याद रखनी है, अगर एमसीक्यू में आपसे ये पूछता है कि एक पेशेंट है और उसको क्या है, टीबी है, और टीबी के साथ साथ उसको क्या भी है, एड्स भी है, एमसीक्यू में हमेशा पूछेंगे, और आपने इसको कैसे पहचानना है कि टीबी के साथ साथ उसको एड्स भी है। अब टीबी को ट्रीट करने के लिए हमने जो उसके लिए ड्रग्स लिखी हैं वो आइसोनाइजिड लिखी है, तो आइसोनाइजिड के बाद हमारे पास जो सेकंड ड्रग होगी वो कौन सी होगी, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आइसोनाइजिड के साथ रिफेम्पिन और प्लस पायराजाइनामाइड और प्लस एथम्ब्यूटॉल 4 महीनों के लिए देते हैं और 2 महीनों के लिए देते हैं, और फिर हम इसको काट के अगले 4 महीनों के लिए आइसोनाइजिड प्लस रिफेम्पिन देंगे ना, तो ऑप्शंस में वो देते हैं कि रिफेम्पिन, तो बच्चे जो हैं वो कहते हैं फौरन से रिफेम्पिन। नहीं, रिफेम्पिन को हमने यूज नहीं करना, ठीक है, रिफेम्पिन को हमने यूज नहीं करना, क्योंकि रिफेम्पिन क्या करती है, रिफेम्पिन क्या करती है, बहुत सारी ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म को इन्हेंस कर देती है, और वो एड्स का पेशेंट था तो जाहिर है वो प्रोटीज इनहिबिटर या कुछ और एजेंट ले रहा होगा, लेकिन ये क्या करेगी, उसकी बॉडी में उन ड्रग्स को जल्दी से मेटाबोलाइज करके उनको निकाल देगी। इसलिए रिफेम्पिन हमने नहीं देना, क्योंकि रिफेम्पिन बहुत ज्यादा ड्रग इंटरेक्शन करता है, तो उसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो राइफाब्यूटिन है। राइफाब्यूटिन राफामाइसिन से ही बिलोंग करता है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होती है कि ड्रग इंटरेक्शन नहीं करता। सो टीबी प्लस एड्स के पेशेंट में आइसोनाइजिड के साथ कंबाइन किया जाएगा, राइफाब्यूटिन को, रिफेम्पिन को नहीं देंगे। तो यहाँ पे हमने ट्यूबरकुलोटिक चैप्टर कर लिया है, पहली 5 ड्रग्स ही इंपॉर्टेंट है और वही आनी चाहिए, और उनको आपने पढ़ना है। इसमें से कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी।